साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ आपकी यूपी पुलिस यानी कि यूपी पुलिस की जो परीक्षा होने वाली है, री एग्ज़ाम की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए जीके या फिर जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको इन प्रश्नों के माध्यम से इन प्रश्नों के अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको बताऊंगा, तो आप पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। साथियों मैं इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे रहा हूँ, अगर आप इसको ही बड़ी ध्यान से देख लेते हैं तो आपको जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनके साथ साथ जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं उनका एक बहुत सारा संग्रह प्राप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो में आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है साथियों कि एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है क्योंकि, यानी कि एक रॉकेट और जेट इंजन में भिन्नता पूछ रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उनके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न हैं। दूसरा विकल्प है कि रॉकेट में सिर्फ द्रव ईंधन प्रयोग होता है जबकि जेट इंजन में ठोस ईंधन भी प्रयोग होता है। तीसरा विकल्प है कि रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है जबकि जेट हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है। डी विकल्प है रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है जबकि जेट नहीं। साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा एक तो, और एक डी हो जाएगा। यानी कि ये जो दो विकल्प हैं इन दो विकल्पों के माध्यम से रॉकेट और जेट इंजन आपस में भिन्न हैं, यानी कि ये इनकी भिन्नता है। अगर इसी के अनुसार अगर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प आपका क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा सी और डी साथियों, यानी कि विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, आपका बड़े ध्यान से प्रश्नों को देखते जाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसमें नोट का उपयोग किया जाता है, यानी कि नोट का उपयोग पूछ रहा है। अगर साथियों मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि गति, यानी कि नोट का उपयोग गति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब साथियों आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जो एक माइल होता है साथियों, एक मील कहते हैं जिसको हिंदी में हम, एक माइल बराबर क्या होता है, 1600 मीटर होता है। क्या होता है, 1600 मीटर होता है। अब एक और होता है, एक समुद्री मील होता है। अगर एक समुद्री मील की बात करूं साथियों तो ये और इसको हम एक नॉटिकल मील भी कहते हैं। एक समुद्री मील को हम एक नॉटिकल मील भी कहते हैं साथियों। अब क्या होता है, जो समुद्री मील होता है वो कितना होता है, एक नॉटिकल मील कितना होता है, एक नॉटिकल मील होता है साथियों, हमेशा याद रखेंगे। एक नॉटिकल मील मतलब क्या होता है, ये होता है आपका कितना, 1852 मीटर होता है। अगर इस 1852 मीटर को मैं किलोमीटर में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा, 1.852 किलोमीटर होगा। आई बात समझ में नहीं आई। अब साथियों इस नॉटिकल मील का उपयोग किस लिए किया जाता है, जो समुद्री जहाज होते हैं साथियों, समुद्री जहाज़ों की जो गति होती है उनको ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि जो नॉटिकल मील होता है, समुद्री मील होता है, इसका उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग साथियों जो समुद्री जहाज होते हैं उनकी गति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, गति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब साथियों आपको यहाँ से दो चीज़ हमेशा याद रखनी है, एग्जामिनर हमेशा पूछता है कि एक शब्द होता है साथियों सोनार। क्या, सोनार पूछता है कि सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है साथियों, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग साथियों। क्या, एंड रेंजिंग। अब इस सोनार है इसका आविष्कारक पूछता है, तो इसका आविष्कारक कौन है साथियों, पॉल लेगविन। क्या, पॉल लेगविन। हमेशा याद रखना है साथियों, क्या है, इसके आविष्कारक कौन है सोनार के, पॉल लेगविन। वहीं आपसे एक प्रश्न और पूछता है इससे, वो प्रश्न क्या है, पूछेगा
कि रडार की फुल फॉर्म क्या होती है। RADAR साथियों, रडार की फुल फॉर्म क्या होती है। पहले इसके आविष्कारक कौन थे रडार के, ये थे टेलर और यंग साथियों। तो रडार का आविष्कार किसने किया था, टेलर और यंग ने मिलकर किया था। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है रडार की, इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग साथियों, एंड रेंजिंग। कहने का मतलब है आपका सोनार और रडार की फुल फॉर्म पूछता है, इनके आविष्कारक पूछता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आपसे कि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर। तो अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं साथियों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प आपका बी हो जाएगा। यानी कि विकल्प बी क्या कहता है, उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का जो गुरुत्व होता है उसके विरुद्ध अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इस प्रश्न से बहुत सारे फैक्ट मैं आपके लिए अभी बताने वाला हूँ। वो फैक्ट क्या हैं, इसमें एक फैक्ट ये है साथियों, एग्जामिनर हमेशा पूछता है पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी होती है उसका पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है साथियों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब क्या है, अगर हम पृथ्वी से किसी वस्तु को 11 किलोमीटर प्रति सेकंड 11.2 यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र होता है उससे बाहर निकल जाती है। वह वस्तु फिर वापस पृथ्वी पर लौटकर नहीं आती है। इस प्रश्न को कई बार एग्जामिनर ने इसी प्रकार पूछा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है। अब साथियों वही पूछता है कि मून यानी कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना होता, चंद्रमा का पलायन वेग पूछता है कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है। तो हमेशा याद रखेंगे जो चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है वो होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि चंद्रमा से किसी वस्तु को 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं, तो वह उस जो चंद्रमा का जो क्षेत्र होता है उससे बाहर, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है उससे बाहर वह वस्तु निकल जाती है, फिर उस चंद्रमा पर वापस लौटकर नहीं आती है। इस प्रश्न को इसी प्रकार डिक्टो पूछा गया है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है और चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है। अब साथियों चंद्रमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आप हमेशा याद रखेंगे। पहला प्रश्न पूछता है कि जो मून का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कितना होता है। तो साथियों जो अर्थ होती है हमारी, जो अर्थ होती है इसका 1/6 होता है चंद्रमा का क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। कहने का मतलब है अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 6 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा, 1 किलोग्राम होगा। कहने का मतलब है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है कि चंद्रमा का क्या, गुरुत्वाकर्षण साथियों। अब इस मून से एक प्रश्न और क्या पूछेगा, जो मून होता है ये क्या होता है साथियों, मून एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। किसका, अर्थ का एकमात्र उपग्रह क्या है, मून है। ठीक है साथियों, हमेशा याद रखेंगे। यानी कि ये पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। अगर ये पृथ्वी का उपग्रह है और कौन से नंबर का उपग्रह है साथियों, ये 5वां है। कौन सा, ये 5वां उपग्रह है, यानी कि 5th उपग्रह है हमारे किसका, पृथ्वी का। तो ये यानी कि ये 5वां बड़ा उपग्रह है हमारे सौरमंडल का। और वैसे किसका उपग्रह है ये, चंद्रमा, ये पृथ्वी का उपग्रह है एकमात्र। यानी कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और हमारे सौरमंडल का 5वां बड़ा उपग्रह क्या है, चंद्रमा है साथियों। अब आपने कहा सर ये तो 5वां है पृथ्वी का, अगर मैं सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह की बात करूं तो साथियों हमेशा बात याद रखेंगे, यह बृहस्पति उपग्रह का, किसका, बृहस्पति उपग्रह का कौन सा होता है, बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह होता है गैनीमीड। क्या साथियों, गैनीमीड। जो गैनीमीड उपग्रह है वो बृहस्पति का उपग्रह है ये, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड है साथियों। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और चंद्रमा की क्या क्या हैं, जैसे कि अगर बात करूं चंद्रमा पर सबसे अधिक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं साथियों, एक तो ऑक्सीजन पाया जाता है, और आपका सिलिकेट पाया जाता है। क्या, एक ऑक्सीजन और सिलिकेट ये चंद्रमा पर पाए जाते हैं। अब एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण ये भी पूछता है कि चंद्रमा का जो प्रकाश होता है,
वो चंद्रमा का प्रकाश साथियों पृथ्वी पर कितने समय में आता है, पृथ्वी पर कितने समय में आ जाता है, कितने समय में आ जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे जो चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में आता है, 1.334 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है। कितने में, 1.34 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। अब एक प्रश्न और क्या पूछेगा यहाँ से, ये प्रश्न साथियों वो हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और इनको पूछने की संभावना अधिकतम है। एक चंद्रमा से संबंधित क्या पूछता है कि चंद्रमा का कितना परसेंट भाग, जो चंद्रमा होता है हमारा उसका चंद्रमा का कितना परसेंट भाग, कितना प्रतिशत भाग हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कितना परसेंट, यानी कि कहने का मतलब है आपका 59% भाग हम अपनी आँखों से चंद्रमा का देख सकते हैं। यानी कि केवल 59, यानी कि 49% हम चंद्रमा को अपनी आंखों से भाग नहीं देख सकते। केवल कितना, 59% ही हम अपनी आंखों से चंद्रमा को देख सकते हैं। 50% भाग ही हम अपनी आंखों से चंद्रमा को देख सकते हैं। 41% भाग हम अपनी आंखों से चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या प्रश्न और पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि चंद्रमा का सबसे, यानी कि चंद्रमा है जो हमारा उपग्रह है, चंद्रमा पर सबसे पहले, बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है, चंद्रमा पर सबसे पहले कौन पहुंचा था साथियों, कौन पहुंचा था बताइए। अब कौन पहुंचा था, ये आपका 20 जुलाई 1969 में, यानी कि 20 जुलाई 1969 में किसके माध्यम से, अपोलो सेकंड के माध्यम से। कब, 20 जुलाई 1969 को अपोलो सेकंड के माध्यम से कौन पहुंचा था, नील आर्मस्ट्रांग। कौन, नील आर्मस्ट्रांग एंड साथियों बज एड्रिन। क्या दो लोग पहुंचे थे, नील आर्मस्ट्रांग और बज एड्रिन। क्या, बज एड्रिन, ये दो लोग थे जो चंद्रमा पर पहुंचे थे 20 जुलाई 1969 को अपोलो सेकंड के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वही बात है साथियों कि हमारी पृथ्वी पर तो वायुमंडल है लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसका कारण क्या है, तो साथियों इसका एक सीधा सा कारण है, क्योंकि जो चंद्रमा है वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ही क्षीणता के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, नाम मात्र के बराबर है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, अधिक कमी के कारण क्या नहीं पाया जाता है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप तैयार कर लीजिए और जो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है साथियों, ये संख्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए साथियों। ये इसमें एक है साथियों परासरण, ऑस्मोसिस कहते हैं परासरण को, एक है विपरीत परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, और एक होता है साइटोलिसिस यानी कि साइटोलिसिस, और एक होता है टर्गर दाब साथियों। अगर साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करता हूँ तो ये क्या होता है, जल शोधन की में कौन सी प्रक्रिया प्रयोग की जाती है विपरीत परासरण। विकल्प 20 का सही उत्तर है साथियों। विपरीत परासरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप सभी जानते होंगे, इसे कहते हैं आरओ, कहते हैं ना आरओ, जो पानी को शुद्ध करता है। और क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है आरओ की रिवर्स ऑस्मोसिस साथियों। क्या, आरओ की फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी, क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, और आरओ के द्वारा जल शोधन की प्रक्रिया की जाती है। अब इसमें एक विकल्प है साथियों परासरण। परासरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, विलायक होता है ना, एक होता है विलयन में दो चीज़ पाई जाती हैं, एक तो विलयन में विलायक होता है, एक विलय होता है। जो विलयन में विलायक होता है, विलायक का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है साथियों, परासरण कहलाता है। और एक इसमें एक विकल्प है साइटोलिसिस साथियों। जो साइटोलिसिस होता है ना वो क्या होता है, साइटोलिसिस जब किसी जंतु के अंदर कोशिका फट जाती है, कोशिका जब फट जाती है ना
वो क्या कहलाता है, साइटोलिसिस कहलाता है। ये जो प्रक्रिया होती है साइटोलिसिस, ये मनुष्य के अंदर नहीं होती है, ये केवल जो जीव जंतु होते हैं, यानी कि जो जिनके जंतु होते हैं बहुत सारे, उनके अंदर ये प्रक्रिया होती है साइटोलिसिस की प्रक्रिया। अब यहाँ से एक प्रश्न क्या पूछता है, जो साइटोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है, साइटोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है, तो कोशिका का अध्ययन करने के लिए साइटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अब साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या अगला है, यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखना है। प्रश्न कह रहा है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साथियों। इसमें विकल्प ए है विद्युत अपघटन, ऑस्मोसिस, ओजोनीकरण और ऑक्सीकरण साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं साथियों, यानी कि पानी से हाइड्रोजन की जो प्रक्रिया होती है उसको अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों क्या, विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण का उपयोग किया जाता है। अब साथियों ये ऑस्मोसिस मैंने अभी आपके लिए बताया था, परासरण, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। और जो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को अलग करना होता है, किससे, पानी से हाइड्रोजन को अलग करना क्या कहलाता है, पानी का हाइड्रोजन से अलग करना क्या कहलाता है, ये ऑक्सीकरण कहलाता है साथियों। और जो दहन की प्रक्रिया होती है, यानी कि जब दहन होता है किसी चीज़ जो जलती है, उस प्रक्रिया में भी क्या होता है, ऑक्सीकरण का एक उदाहरण होता है दहन की प्रक्रिया। किस चीज़ का जलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण का जो उदाहरण है कहलाता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न संख्या क्या है अगली, बड़े ध्यान से प्रश्नों को तैयार करते जाना है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है कि समुद्र में साथियों, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि समुद्र में पानी के अलवणीकरण के इस्तेमाल के लिए की जाने वाली तकनीकों में से एक है साथियों। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। यानी कि समुद्र में पानी के अलवणीकरण के इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में से एक है साथियों। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पहला विकल्प क्या है, निस्यंदन, दूसरा है आशवन, तीसरा है वाष्पीकरण और चौथा है साथियों संघनन साथियों। अब क्या है साथियों, देखिए अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करता हूं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। जो समुद्र में पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में से क्या है, आशवन है साथियों। अब इसमें एक विकल्प आपको दिख रहा होगा साथियों, क्या, निस्यंदन क्या होता है, यानी कि जब कोई मिश्रण होता है, एक बार हमने किसी चीज़ का मिश्रण कर लिया, अब उस मिश्रण को हमको अलग अलग करना है। जो हमने तो आपस में जो मिश्रण के लिए मिलाया था, जैसे कि हमने जैसे हमने क्या किया है, जैसे कि मिट्टी को और पानी का हमने मिश्रण किया। अगर हमको पानी और मिट्टी को अलग अलग करना है तो किसका उपयोग किया जाएगा, निस्यंदन का उपयोग किया जाता है साथियों। यानी किसी मिश्रण को आपस में अलग करने के लिए निस्यंदन का उपयोग किया जाता है। अब इसमें एक विकल्प दिख रहा होगा आपको, क्या विकल्प है इसमें, क्या साथियों, एक विकल्प ये है वाष्पीकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो जो द्रव होता है हमारा लिक्विड से किसमें, गैस में परिवर्तित किया जाता है, लिक्विड से गैस में, यानी कि द्रव से गैस में वाष्पीकरण के द्वारा। और संघनन का उपयोग यानी कि गैस से द्रव में परिवर्तित किया जाता है संघनन में। यानी कि वाष्पीकरण का द्रव से गैस में, संघनन का गैस से द्रव में परिवर्तन होता है साथियों। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, विकल्प बी है, आशवन। अब साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई सारी चीज़ें आपको क्लियर कराने वाला हूँ, कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करता हूँ तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, छोटी आंत में मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन पचता है साथियों, यानी कि डाइजेस्ट होता है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज मोस्ट ऑफ द फूड डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन द स्मॉल इंटेंस टाइम,
इंटेस्टाइन साथियों, छोटी आंत में अधिकतम भोजन पचता है मनुष्य का। अब यहाँ से साथियों हमेशा एक प्रश्न पूछता है आपसे, वही प्रश्न करा रहा हूँ साथियों जो एग्जाम में पूछे गए हैं और संभावना पूछे जाने की अधिकतम है। यहाँ से आपको पूछता है कि जो पाचन होता है मनुष्य के शरीर में, पाचन जो पाचन होता है उसके कितने चरण होते हैं, पाचन के कितने चरण होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। पाचन के मनुष्य के शरीर में कितने चरण होते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे 5 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 5 चरण होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, इसमें नंबर 1 होता है साथियों अंतर्ग्रहण। क्या अंतर्ग्रहण होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या, इंजेक्शन। दूसरा होता है साथियों डाइजेशन। डाइजेशन डाइजेशन होता है, हिंदी में कहते हैं साथियों पाचन। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है साथियों ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्सर्वेशन। ऑब्सर्वेशन होता है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है ये, अवशोषण कहते हैं इसे हम, क्या कहते हैं, अवशोषण। और जो चौथा होता है, चौथा क्या होता है, चौथा होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एसिमिलेशन और साथियों हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण। एसिमिलेशन को क्या, स्वांगीकरण। एक पांचवा होता है साथियों एक्सक्रीशन। एक्सक्रिएशन क्या, एक्सक्रिएशन को हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन साथियों, उत्सर्जन। कहने का मतलब क्या, सबसे पहले उसका अंतर्ग्रहण होता है, फिर डाइजेशन होता है उसका। अब हमेशा एक बात याद रखेंगे, जो मनुष्य के शरीर का जो पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, मुख से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम जो भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, वह हमारे सबसे पहले मुंह में जाता है। मुंह से भोजन के पाचन की शुरुआत हो जाती है, यहीं से कुछ जो महत्वपूर्ण एंजाइम्स हैं भोजन के अंदर मिलने स्टार्ट होते हैं, और यहाँ से होते होते शरीर का जो उत्सर्जन वाला भाग है, वहाँ से उस जो बेकार मतलब फूड होता है, जो वेस्टेज चीज़ होती है, उसको उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और जो पोषित चीज़ होती है, पोषण ग्रहण करने वाली जो तत्व होते हैं, उनको ग्रहण कर लिया जाता है। किसके द्वारा, सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर आपका पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद क्या, स्वांगीकरण, उसके बाद उस उत्सर्जन साथियों। पाचन के कितने चरण होते हैं, पाचन के 5 चरण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला भी, बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना कार्य कर सकता है। अगर मनुष्य के शरीर के अंदर उस अंग को हटा दिया जाए, मनुष्य के शरीर से उस अंग को हटा दिया जाए, फिर भी मनुष्य कार्य कर सकता है। अब मुझे बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अब ये बताइए मुझे, पहली बात तो, क्या अगर मनुष्य के शरीर से दांतों को अलग कर दिया जाए, दांतों को अलग कर दिया जाए, क्या शरीर कार्य कर सकता है। साथियों एक बात अलग है कि दांत अगर गिर जाते हैं, अगर किसी मनुष्य के दांत नहीं रुक पाते बॉडी के अंदर, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर परमानेंटली, स्थायी रूप से अगर दांतों को अलग कर देते हैं, क्या वह मनुष्य मतलब कार्य कर सकता है। सबसे पहला काम तो भोजन को चबाने का क्या करते हैं, दांत ही करते हैं। तो कहने का मतलब है दांत तो होना जरूरी है। दूसरा इसमें एक विकल्प दिया है साथियों टॉन्सिल्स। जो हमारी टॉन्सिल्स होती हैं गले में, जो साइड में टॉन्सिल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर एक अनिवार्य रूप से ज़रूरी नहीं है, यानी कि अनिवार्य नहीं है। अगर ये नहीं भी होंगी ना साथियों, अगर इनको निकाल दें, हम निकलवा दें, फिर भी हमारी जो बॉडी होती है वो अच्छे तरीके से काम कर सकती है। यानी कि टॉन्सिल्स एक यानी कि अनिवार्य अंग नहीं है हमारी बॉडी के लिए। तीसरी चीज़ में एक विकल्प दिया है लीवर यकृत। साथियों सबसे महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण जो अदा होती है, महत्वपूर्ण भाग होता है हमारी बॉडी का, क्या होता है, लीवर होता है, यकृत। सबसे बड़ी कोशिका भी होती है पूरी बॉडी की ये, तो ये तो होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि स्किन, त्वचा भी होना बहुत ज़रूरी है साथियों। कहने का मतलब है प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न क्या कह रहा है, इसको बड़े ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, यानी कि वाइल जूस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइल जूस कहते हैं। अब देखिए साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि यकृत पित्त रस उत्पन्न करता है बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, पित्त को वाइल कहते हैं, वाइल जूस, वाइल जूस, ठीक है। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बात क्या है। पहली बात हमेशा याद रखेंगे, इस प्रश्न से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। क्या पहली बात क्या है, पहली बात तो ये है इसमें कि जो पित्तरस है ना, पित्तरस, प्रश्न पूछता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो पित्तरस होता है, वाइल जूस होता है, पित्तरस कहाँ पर इकट्ठा होता है।
कहाँ पर इकट्ठा होता है, तो हमेशा याद रखेंगे ये कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। कहाँ पर, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं पित्ताशय को, इंग्लिश में कहते हैं साथियों गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर कहते हैं, ब्लैडर। ये तो रही यानी कि पित्तरस हमारी बॉडी के अंदर कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। अब पूछता है कि पित्तरस की जो प्रकृति होती है यानी कि ये नेचर में कैसा होता है, ये क्षारीय होता है साथियों, कहते हैं ना क्षारीय। बताऊंगा अभी क्षारीय और अम्लीय का कॉन्सेप्ट भी। अब इसका रंग कैसा होता है पित्तरस का, पित्तरस का जो रंग होता है साथियों पीला और हरा होता है। क्या, पीला और हरा होता है। अब यहाँ से क्या बात याद रखने वाली है, जो पित्तरस का पीला रंग होता है और हरा रंग दोनों होता है साथियों। और जो पित्तरस होता है ना साथियों, ये हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को नष्ट करता है। जो पित्तरस होता है तो जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करता है पित्तरस। पित्तरस हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अब जैसे कि मैंने कहा पित्तरस का जो रंग होता है वो पीला और हरा होता है। कैसा होता है, पित्तरस का रंग कैसा होता है हमारी बॉडी के अंदर, पीला हरा होता है। अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, पीला और हरा होता है। जैसे कि मैंने कहा पीला क्यों होता है, तो एक पिगमेंट होता है यानी कि कलर को बनाने वाले एक पिगमेंट होता है। कौन सा, बिलिरुबिन। क्या, बिलिरुबिन एक नाम है कि पिगमेंट होता है बिलिरुबिन। इसके कारण जो पित्तरस का रंग पीला होता है बिलिरुबिन के कारण। आई बात समझ में नहीं, बिलिरुबिन के कारण पित्तरस का रंग पीला होता है। और जो हरा रंग होता है ना, हरा रंग ये होता है साथियों विलीवर्डन, यानी कि विलीवर्डन जो एक पिगमेंट होता है विलीवर्डन, विलीवर्डन की वजह से पित्तरस का रंग हरा होता है और बिलिरुबिन की वजह से पित्तरस का रंग पीला होता है। ये बात हमेशा हमेशा याद रखेंगे। अब हमेशा क्या बात रखने वाली बात और क्या है, जैसे कि ये बिलिरुबिन है, अगर हमारी बॉडी के अंदर इसकी मात्रा बढ़ जाती है, अगर बिलिरुबिन की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर अचानक से बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक रोग हो जाता है। याद रखने लायक बात क्या है, अगर बिलिरुबिन की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसको क्या कहा जाता है, पीलिया साथियों। यानी कि पीलिया नामक रोग हमारी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन नामक पिगमेंट बढ़ जाने से के कारण होता है पीलिया। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इतना जो डाटा मैंने आपके लिए बताया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर मैंने क्या बताया कि वह अंग जो मानव शरीर में पित्तरस उत्पन्न करता है, पित्त उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है, यकृत कहलाता है। अब साथियों हमेशा याद रखने वाली क्या बात है, मैं आपसे एक बात और बता देता हूँ, यानी कि क्षार और अम्ल का कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपके लिए। क्षार और अम्ल क्या होता है।